नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका समय काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल 2 भागों में विभाजित है, आप जानते ही हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे भी। 2 भागों में विभाजित है, जैसे एक है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल जो है माना जाता है आपका 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल आपका माना जाता है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बाकी पीछे की वीडियो आप देख ही रहे हैं, तो आपको पता ही है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो राजनीतिक जीवन के बारे में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विशाल राज्यों की स्थापना। देखिए, उत्तर वैदिक काल में विशाल राज्यों की स्थापना होने लगी थी। अभी हम लोगों ने पीछे की वीडियो में पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में, तो उसमें जो है कबीला था, छोटे छोटे थे। राजा जो है वो जन का राजा होता था, छोटे कबीलों का राजा होता था। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन क्या आया, विशाल राज्यों की स्थापना होने लगी। ठीक है, अब क्षेत्र का राजा जो है, भू क्षेत्र का राजा होने लगा। ठीक है, विस्तृत भूभाग का एक छत्र शासक। ठीक है, राजा का उदय सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया। इसका उदाहरण आप देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति संबंधी एक विवरण इस प्रकार मिलता है। देवताओं तथा असुरों में परस्पर युद्ध हुआ, जिसमें देवता पराजित हो गए। देवताओं ने विचार किया कि उनकी पराजय का कारण राजा का अभाव है, अतः उन्होंने राजा चुना तथा उसके नेतृत्व में युद्ध करते हुए असुरों पर विजय प्राप्त किया। इस विवरण से स्पष्ट है कि राजा का उदय सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ तथा सभी ने सहमति द्वारा इसका चुनाव किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो राजा था वो बड़े बड़े उपाधियां धारण करने लगा। राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी विशाल उपाधियां जो है राजा धारण करने लगे। इनका मतलब भी आप समझिए, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। ठीक है, अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अब देखिए, जो हमने जो जन थे, ठीक है, अब बड़े विशाल भू क्षेत्र हो गए, तो वो जो है जनपद रूप में परिवर्तित हो गए। आगे देखिए, राजा देवता के रूप में। अब देवता के रूप में जो है कुछ संकेत मिलते हैं प्रतिस्थापन करने का। जैसे आप देखिए, एक उदाहरण, एक जगह पर राजा गुरु घोषणा करते हैं कि मैं इंद्र हूं, मैं वरुण हूं। ठीक है, तो इस तरह के से, लेकिन व्यवस्थित रूप से राजस्व का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण से ही विकसित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे और परिवर्तन क्या आए हुए हैं। वंशानुगत राजा, अभी आपने देखा कि जो राजा होते थे वो चुने जाते थे, सभा समितियां विदत जो होती थी इत्यादि के द्वारा चुने जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब राजा का बेटा राजा। ठीक है, तो राजा जो है, राजा का लड़का जो है राजा होने लगा। वंशानुगत जो है चीजें प्रारंभ हो गई। हालांकि कुछ जगह अभी भी कुछ ऐसे प्रमाण सच मिले हैं कि सभा समिति और इत्यादि के द्वारा राजा को हटाया गया है,
जैसे आप देखिए, एक निर्वाचन की चर्चा सतपथ ब्राह्मण में है और जिसको चुना गया है, निर्वाचन किया गया है, ऐसे राजा को विषपति कहते हैं। अत्याचारी शासक को जनता भी पद से हटा देती थी। उदाहरण आप देखिए, सृंजयो ने दुष्ट पौसायन को निकाल दिया। ठीक है। तांडेय ब्राह्मण में प्रजा के द्वारा राजा के विनाश के लिए एक विशेष यज्ञ किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, सतपथ ब्राह्मण में राजा को राष्ट्री कहा गया है। राष्ट्री जो है, राष्ट्री का अर्थ है, अब आप समझिए, जो निरंकुशता पूर्वक जनता की संपत्ति का उपभोग करता है। ठीक है। ये है आपका अथर्ववेद में राजा के लिए क्या कहा गया है? विषमर्ता, जो जन का भक्षक है, जन का भक्षक है। ठीक है। अब देखिए, कुछ आपके राज्याभिषेक, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ और सोम यज्ञ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल क्या है, चीजें हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं राज्याभिषेक, या जो है राजा का जो राज्याभिषेक होता था उससे आप समझिए। राज्याभिषेक यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इसका उद्देश्य परम शक्ति की प्राप्ति थी। अभिषेक 17 प्रकार के जलों से होता था। अभिषेक संस्कार के समय रत्नियों की एक रानी, एक हाथी, एक सफेद घोड़े की, एक सफेद बैल तथा एक सफेद छत्र की उपस्थिति आवश्यक थी। ठीक है। ये हो गया आपका राज्याभिषेक कैसे होता था। रत्नियों की अभी हम लोग चर्चा करेंगे क्या है। ठीक है। अब देखिए आप राजस्व यज्ञ, इसके बारे में आप देखिए। राजस्व यह राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। इस यज्ञ में वरुण और इंद्र का अभिषेक किया जाता था। इस यज्ञ में मुख्य पुरोहित को कभी कभी 2,40,000 गायें दान से में दी जाती थी। ठीक है। तो ये था राशि, ये प्रतिष्ठा का जो है राजा का था। राष्ट्रीय यज्ञ जो है प्रतिष्ठा से संबंधित होता था। आगे देखिए अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। ये क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ किया जाता था। इसके बारे में आप देखिए, अश्वमेध यज्ञ का इसका उद्देश्य राजा के राज्य का विस्तार करना और राज्य के लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान करना था। सतपथ ब्राह्मण ने भरतों के 2 राजाओं भरत तोषंती और शतानी सत्राजीत द्वारा अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ इसका उद्देश्य राजा को नव एवं प्रदान करना था और उसकी शारीरिक एवं आत्मिक शक्ति को बढ़ाना था। इसी से जुड़ा हुआ समारोह रथ दौड़ होता था, जिसमें 17 रथ शामिल होते थे। राजा का रथ सबसे आगे निकलता था। ठीक है। ये आपका वाजपेयी यज्ञ है। पुरुषमेध यज्ञ ये जो है ये बलि से संबंधित है। ठीक है। सोम यज्ञ जो है उसके बारे में आप देखिए। पुरुषमेध आप यज्ञ समझ गए, नर बलि इत्यादि दी जाती थी इसमें। अब आप देखिए सोम यज्ञ को। सोम यज्ञ क्या है? यह एक यज्ञ है जिसमें सुरापान किया जाता था। अन्य यज्ञों में सोमरस का सेवन, अन्य जो है यज्ञों में सोमरस का सेवन किया जाता था। ठीक है। सोमरस इत्यादि का जो है वनस्पति है, उसको द्वारा यज्ञ में आहुति किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाइए कर प्रणाली यानी टैक्स से। अब देखिए कर बलि नियमित, अभी हम लोगों ने पीछे के वीडियो में पढ़ा था, जिसमें जो है
जनता क्या करती थी, जनता जो है स्वेच्छा से जिसको जो होता था, चाहे फल है, सब्जी इत्यादि जो भी है, वो राजा को ला करके दे दिया जाता था। उसमें कोई जो है बाध्यता नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया उत्तर वैदिक काल में कि कर जो है नियमित हो गया, बाध्य हो गया, आपको कर देना ही है राजा को, ठीक है। वैश्य वर्ग का कर देने वाला, अब ध्यान दीजिए, जो कर देने वाला है उसमें देखिए दो वर्ग जो हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो कर नहीं लेते थे, ठीक है। कर देता था जो है वैश्य वर्ग, जो व्यापार करता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो कर से मुक्त थे, उनको कर नहीं देते थे, ठीक है। आगे देखिए, मुख्यतः कृषकों, व्यापारी, कलाकारों, शिल्पियों से कर लिया जाता था, ठीक। ये था आपका कर प्रणाली। अब देखिए थोड़ा राज्य जो है, इतने ब्राह्मण में राज्य और राजा के बारे में बताया गया है, उसे अब देखिए। ये देखिए मैंने कॉलम बनाया है, ये आपका दिशा, ये राज्य और उसके राजा। अब देखिए ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। राज्य को, पूर्व दिशा के राज्य को क्या कहा जाता था, साम्राज्य। उसके राजा को क्या कहते थे, सम्राट। दिशा क्या है, पश्चिम में, इसमें राज्य को क्या कहा जाता था, स्वराज्य, ठीक है। राजा को स्वराट। उत्तर दिशा में, दिशा उत्तर में, राज्य को वैराज्य कहा जाता था, इसे राजा को विराट कहा जाता था, ठीक है। ये सारे नाम है राजा के, ये राज्य के नाम है, और ये दिशा हुई। अब देखिए दक्षिण दिशा में राजा को, राज्य को क्या कहते थे, भोज, और राजा को क्या कहते थे, भोज, ठीक है। ये भोज है, ये भोज। अब देखिए मध्य देश, मध्य देश दिशा आपका जो मध्य देश है, मध्य भाग, उसमें क्या कहा जाता था, राज्य को राज्य कहा जाता था, और राजा को राजा, ठीक है। अब आगे देखिए उच्च पदाधिकारी, ठीक है, जिन्हें रत्नी करते थे, ये राजा को जो है सहयोग करते थे। अब रत्नी कौन कौन से हैं वो आप देखिए। रत्नियों की सूची में राजा मंत्री होते थे, नाम, रिश्तेदार इत्यादि, मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारीगण आदि थे। इनकी प्रथम श्रेणी में राजा की पटरानी और प्रिय रानी की थी, क्योंकि इनका नाम संहिताओं में मिलता है। पुरोहित का भी नाम सर्वोच्च रत्नियों की सूची में मिलता है। विभागाध्यक्षों में सेनानी जो सेनापति है, सूत रथ सेना का नायक, ग्रामीणी गांव का मुखिया, संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष तथा बागदूत अर्थमंत्री, ठीक है, के नाम मिलते हैं। दरबारी श्रेणी में छता यानी गवारी, अच्छावत आय व्यय गणाध्यक्ष अथवा द्रुत कीड़ा में राजा के साथी, सॉरी पलगन यानी विदूषक आदि सम्मिलित थे, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविंद कर्तन गवाध्यक्ष, तछा जिसे बढ़ई कहते हैं, तथा रथकार जो रथ बनाने वाला होता है के नाम भी रत्नियों की सूची में मिलते हैं। रत्नियों का प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। ज्ञात होता है कि राजस्व यज्ञ के समय राजा स्वयं रत्नियों के घर जाता था तथा उन्हें रत्न बलि प्रदान करता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो यहाँ तक उल्लेख है कि राजा को राज्य प्रदान करने वाले रत्नी ही होते हैं। इसके अतिरिक्त स्थापति एवं सतपति नामक दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जो रत्नी नहीं थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आपकी रत्नी जो राजा को सहयोग इत्यादि करते थे राज्यकाल में। अब देखिए अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कही गई, यानी सभा समिति का जो पावर थी, जो उनका
प्रभाव था राजा पे वो बना हुआ था। यहाँ तक कि देखिए अब कहा गया है अथर्ववेद की प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ठीक है। तो पावर और जो उनका प्रभाव है वो पूरी तरह उसी तरह बना हुआ है जैसे कि आपका ऋग वैदिक काल में था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में आशा है आपको राजनीतिक जीवन के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कुछ और चीज़ें आपके दिमाग में होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।